हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में अध्याय 4 पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 4 में आज हम अध्याय 4 का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग में आप लोगों को मैंने बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की खोज कैसे हुई। आज तो हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा था कि न्यूलैंड का डायब्राइनर का त्रिक नियम पढ़ा था। डायब्राइनर का त्रिक नियम कहने का मतलब है कि उन्होंने जो तत्वों को 3-3 की श्रृंखला में बनाया था, उन तत्वों की 3-3 श्रृंखलाओं में पहले और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो था, ठीक है, उसका औसत मान दूसरे तत्व के औसत मान के क्या रहता था, बराबर रहता था। ये क्या था? ये न्यूलैंड का त्रिक नियम, डायब्राइनर का त्रिक नियम था। आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि आसानी हो, ठीक है। ये किसका था? डायब्राइनर का त्रिक नियम। दूसरी चीज हमने इसमें पढ़ा था आधुनिक आवर्त सारणी की शुरुआत से कि न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था। अष्टक नियम का सिद्धांत मतलब स्वर में जिस तरीके से 7 स्वर होते हैं और 8वां स्वर वही आता है, उसी तरीके से ये बताया गया था कि इसके अनुसार से तत्वों को इस प्रकार से उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के व्यवस्थित क्रम में रखा था कि पहला तत्व जो है वो 8वें तत्व के साथ गुणों में क्या रहता था, समानता प्रदर्शित करता था। इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्थित करके रखा था। इन्हें हमने क्या कहा था? इन्हें हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा था। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। तो इस तरीके से क्या थी, ये गुणों में समानता प्रदर्शित करती थी। उसी तरीके से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन थे। इनकी गुणों में प्रथम और 8वें तत्व को देखते तो 8वें तत्व और प्रथम तत्व के गुणों में क्या हो जाती थी, समानता आती थी, ठीक है। तो इस तरीके से उसने 7 तत्व रखे थे और 8वां तत्व सेम उसी की गुण समान वाला रखा जाता था। इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने चीज पढ़ा था आवर्त सारणी की शुरुआत किसने की। तो आवर्त सारणी की शुरुआत किया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ जिन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई थी तत्वों के गुणधर्म को लेकर, किनके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने क्या किया था, तत्वों को वर्गीकृत किया था। उनका नियम था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने इसमें 7 वर्ग बनाए थे और प्रत्येक वर्ग को क्या किया था, उन्होंने 2-2 समूह में क्या किया था, बांट दिया था। इसमें उन्होंने आवर्त और वर्ग दोनों के निर्माण किया था। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे और एक क्षैतिज स्तंभ थे। दोनों तरीके से उन्होंने क्या किया था, एक पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। परंतु इसमें कुछ दोष रहे जिनको वो पूर्ण नहीं कर पाए। जैसे हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, समस्थानिकों को इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया था, ठीक है। तो ऐसे दोषों को दूर करने के लिए उनका शिष्य था मोसले। कौन थे? मोसले। मोसले ने 1931 में तत्वों का विलक्षणिक एक्स स्पेक्ट्रम की नियमितता पाई थी। मतलब इन स्पेक्ट्रमों की क्या किया, एक ध्यान से देखा कि इन्हें जब रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर देखा तो परमाणु क्रमांक और उनका वेग के द्रव्यमान के वर्ग के क्या होते थे, बिल्कुल नियमित रूप से वृद्धि करते थे। जैसे कि देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक के अनुसार से एक वक्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उसका वेग किस प्रकार से, वर्ग के वर्गमूल में वृद्धि किस प्रकार से हो रही है उसके वेग में। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए, वेलोसिटी के लिए एक ग्राफ तैयार किया और वो ग्राफ बिल्कुल सीधे जा रहा था। इस आधार पर मोसले, जिन्होंने आधुनिक आवर्त का नियम दिया, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु तत्व को गुणधर्म को अधिक दर्शाया। मतलब परमाणु क्रमांक को लेकर इन्होंने क्या किया, परिभाषा दिया, ठीक है। उन्होंने परमाणु क्रमांक के अनुसार से ये कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन
होते हैं। मोसले ने परमाणु क्रमांक लिया और मेडलिफ ने क्या लिया था, परमाणु द्रव्यमान। यही दोनों में अंतर था। उन्होंने परमाणु के प्रोटॉनों के आधार पर लिया। देखो किसी भी परमाणु में हम लोगों ने 9th में पढ़ा है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो मान के चलिए ये एक परमाणु है। परमाणु के नाभिक पर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नाभिक पर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और उसके चारों ओर बोर के नियम के अनुसार उसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, वृत्ताकार कोश पाए जाते हैं, कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें वृत्ताकार कक्ष में कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 चीज़ों से ये मिलकर बने होते हैं। और मैं अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करूं तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। अर्थात किसी की परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन दोनों के योग को ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए परमाणु संख्या, तो इस तरीके से हमने किसको देखा, द्रव्यमान को देखा, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त का नियम। आधुनिक आवर्त जिसे मोसले ने दिया था, किसका शिष्य था वो, मेडलिफ का शिष्य था। तो इनके अनुसार से तत्वों की, मतलब जितने तत्व पाए जाएंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के नहीं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, जिसे परमाणु संख्या या ठीक है परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। जैसे मैंने आवर्त सारणी में आप लोगों ने देखा, हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से थे। तो इन्होंने भी इसके विन्यास को स्पष्ट रूप से रखने के लिए 36 पंक्तियाँ, 36 में जो पंक्तियाँ रखी उसे आवर्त कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर जो सीधे स्तंभ के रूप में थे उन्होंने क्या नाम दिया, वर्ग नाम दिया। क्या नाम दिया, वर्ग। और इन वर्ग को बांटने के लिए उन्होंने जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उन्होंने उस स्तंभ पर क्या रखा, उन्हें रखा। अब यहाँ पर प्रश्न आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो ये रहा आप लोगों के सामने। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। ठीक है, और इसमें बढ़ते हुए परमाणु संख्या के अनुसार से तत्वों को नियमित क्रम से रखा गया है। उनके वर्गों में उन तत्वों को रखा गया है जिनके बाह्य तत्व पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। और इन्हें 4 ब्लॉक में बांटा गया है, S, P, D और F। ठीक, अब अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, कुल 18 वर्ग होते हैं। ये वर्ग किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को ही हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग है। कितने वर्ग हैं, 18। ये देखिए, वर्ग 1 में आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम दिख रहे हैं। इस तरीके से देखिए दूसरा ऊपर से नीचे आने पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने जैसे एक वर्ग को दिखाया, प्रथम वर्ग को हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है और क्या है, फ्रेंसियम है। ये बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब इन तत्वों का किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो वर्ग 1 का तत्व है तो अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इनकी विशेषता। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 ही रहा, जैसे लिथियम का कितना होता है 3, तो 2 1 आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करूं किसकी, आवर्त की। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त मतलब कहने का अर्थ हुआ, कितने आवर्त बताया था मैंने, 7 आवर्तों में बांटा गया है। कितने आवर्त में बांटा गया है इसे, 7 आवर्त में। और ये कैसा होता है, ये 36 पंक्ति होती है। मतलब आधुनिक आवर्त जो है वो 36 पंक्ति में रहते हैं, उसे आवर्त कहते हैं। और ये कितनी आवर्त है, कुल आवर्त की संख्या 7 है। ठीक है, और सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन कोश समान होते हैं, मतलब उन कोशों की संख्या समान होती। जो नाभिक रहता है कोशिका के,
परमाणु के उसके चारों ओर जो गोलाकार कोश होते उनकी संख्या समान रहती है। जैसे आवर्त एक की बात करूँ तो एक ही रहेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 2 आ जाता है 2 1 करके, सोडियम में 3 आ जाएगा, पोटेशियम में 4 आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे आवर्त में नीचे चले जाएंगे, आवर्तों के साथ साथ ठीक है उनकी कोशों की संख्या भी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है, आकार बढ़ते जाते हैं। ये देखिए हाँ 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। नीचे जो दिया है वो लेंथेनाइट समूह है, ये बीच के ही तत्व हैं जो गुणों में विभिन्नता दर्शाने के कारण उसे अलग रखा गया है, और जितने अलग रखे गए हैं वो भी अपने आप में गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं जहाँ स्टार लगा हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी को स्पष्ट रूप से बांटा है। और अब अगर बात करूं इनके बांटने के क्रम को, जैसे मैंने बताया नीचे जो बटा हुआ है उसे लेंथेनाइट समूह कहते हैं या एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, उनमें से एक ब्लॉक है एफ ब्लॉक। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊपर 2 वर्ग है जो किसमें है, एस में है, बीच में जो है वो कितने में है, डी ब्लॉक, और ऊपर जो है वो क्या है, पी ब्लॉक, और सबसे नीचे जो है वो क्या है, एफ ब्लॉक। अब हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, आप बाहु एक वैज्ञानिक के उनके नियमानुसार, तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस वाला एस में जाएगा, डी वाला डी में जाएगा, पी वाला पी में जाएगा और एफ वाला एफ ब्लॉक में जाएगा। तो आज हमने इतना पढ़ा। अब आता है क्या आप लोगों के गृह कार्य के लिए। तो देखिए आज का गृह कार्य किस प्रकार रहेगा। पहला, परमाणु अणु की परिभाषा लिखिए, आपको उदाहरण भी बताना है और परमाणु और अणु की क्या लिखना है, परिभाषा भी लिखना है स्पष्ट रूप से। दूसरी चीज आता है त्रिक नियम किसने दिया बतलाइए। इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को इसका रिवाइज भी करवाया, किस तरीके से त्रिक नियम दिया, किसने दिया और वो किस तरीके से होती है, उसके बारे में बताएंगे आप। ठीक है, तीसरा चीज होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम को समझाइए। देखिए न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था उसके बारे में आपको बताना है कि उन्होंने नियम क्या दिया था और किस तरीके से था। और देखिए टेबल जिसमें है, त्रिक नियम में है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो टेबल है, जो ग्राफ है, वो आपको बनाना है। ठीक है, आप छोड़ेंगे नहीं उन ग्राफों को। जैसे लूथर मेयर, इससे पहले वाले वीडियो में जो है लूथर मेयर आपके बुक में भी दिए है, इनके परमाणु आयतन का वक्र बनाना है आपको, कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है उसके अनुसार से क्या होता है, तत्वों का परमाणु आयतन भी क्या करने जाता है, विस्तार होते चले जाता है, मतलब उसका आकार कैसे जाता जाता है, बढ़ते चले जाता है। तो इसके बारे में भी आपको बताना है। और अणु और परमाणु की जब आप परिभाषा लिखोगे तो परमाणु की परिभाषा लिखे तो परमाणु की परिभाषा लिखकर नीचे उसके उदाहरण लिखेंगे। अणु जब लिखेंगे तो अणु की परिभाषा लिखकर नीचे उसके उदाहरण लिखेंगे और स्पष्ट रूप से चित्र को बनाएंगे। ठीक है, और मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी चाहिए कितने तक, 1 से लेकर 20 तक तत्वों की। ठीक है, ये भी आप बना कर रखेंगे। साथ ही साथ इसमें पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी भी आप अपनी कॉपी पे कलरफुल एक वाइट पेज पर बनाकर रखेंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोगों का गृह कार्य है। आई होप आप सभी को मैंने आज जो समझाया वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अगला अध्याय जो समझाऊंगा, ठीक है, मतलब इसी पार्ट का आगे की चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें भी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। ठीक, मैं उसे बेहतर ढंग से हल करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप सभी को मैंने जो आज समझाया है समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।